हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को 1924 में आई ए रिचर्ड के द्वारा लिखा गया है। आई ए रिचर्ड को जैसे कि माना जाता है कि वो मॉडर्न क्रिटिसिज्म के फादर हैं और इसीलिए आई ए रिचर्ड ने 2 ऐसे लिखे थे। पहला द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में लिखा गया और दूसरा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है जिसको आई ए रिचर्ड ने 1929 में लिखा था। इन दोनों वर्क को न्यू क्रिटिसिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और इन दोनों वर्क का एक क्रूशियल रोल है न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर। इन दोनों ऐसों के बिना न्यू क्रिटिसिज्म की जो शुरुआत है, अगर हम उसको कर लेते हैं तो वो अधूरी होगी। आई ए रिचर्ड ने सबसे पहले साइको एनालिसिस यानी जो एक साइकोलॉजी होती है, जो इंसान की थिंकिंग होती है एक टेक्स्ट को लेकर, उसके बारे में विचार किया है और उस चीज को वो क्रिटिसिज्म के अंदर लेकर आए। हम कह सकते हैं कि आई ए रिचर्ड ने जो एक क्रिटिसिज्म दिया है उसको साइको एनालिसिस क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हैं। इस वर्क के अंदर यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर आई ए रिचर्ड्स ने लैंग्वेज पर बात की है। उसने कब बताया है कि लैंग्वेज किस तरह से काम करती है और उसने इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल के साथ में बताने की कोशिश की है। जब वो बात करता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की तो उसमें उसने बताया था कि हमें टेक्स्ट के ऊपर फोकस करनी चाहिए, जो टेक्स्ट के इंटरनल फीचर्स हैं उन पर फोकस करनी चाहिए, ना कि एक्सटर्नल फीचर्स पर हम फोकस करें। तो उसमें उसने इन बातों को बताया था, लेकिन एक टेक्स्ट के इंटरनल फीचर्स क्या होते हैं वो उसने प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बताया है। तो उसने कहा है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी एक लैंग्वेज के फंक्शन कैसे होते हैं और एक लैंग्वेज किस तरह से काम करती है। जब हम किसी वर्क को पढ़ते हैं, किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो हमें क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले उसने कहा है सेंस। ये ऑर्डर भी है जो कि आपको याद रखना है कि सबसे पहले उसने फंक्शन ऑफ लैंग्वेज में सेंस की बात की है। उसने कहा है कि सेंस वो है जिस चीज को दिमाग में रखकर एक ऑथर अपने वर्क को लिखता है। जो भी सब्जेक्ट होता है, जो भी डिटेल्स होती है, जो टॉपिक होता है और जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उन सब चीजों को सेंस कहा जाता है। दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो मीनिंगफुल वर्ड, यानी जो लैंग्वेज यूज की जाती है उसमें हमें किस तरह के वर्ड यूज करने हैं उस पर बात की जाती है सेंस के अंतर्गत। यानी हम जब लैंग्वेज लिखें तो उसके जो वर्ड हैं उसकी क्या मीनिंग निकल कर आ रही है, उसका क्या मतलब निकल कर आ रहा है, इस चीज का ख्याल हमें रखना पड़ता है किसी भी वर्क को क्रिटिसाइज करते समय। सेकंड बात कही है फीलिंग। फीलिंग कहते हैं यानी हमारे जो हमारा राइटर है, जो हमारा ऑथर है, चाहे वो पोएट हो, जब वो किसी वर्क को लिखता है तो उसकी फीलिंग क्या है, उसका अपने रीडर्स के लिए एटीट्यूड क्या है, किस तरह की वो फीलिंग अपने रीडर के अंदर प्रोवोक करना चाहता है। वो क्या चाहता है कि उसके रीडर उसको पढ़कर क्या सोचें, क्या महसूस करें, ये वो सब चीज़ें हैं फीलिंग में आ जाती हैं। यानी रीडर के अंदर वो क्या चीज़ डालना चाहता है, क्या चीज़ की वो उनसे उम्मीद करता है और क्या फील करता है वो अपने रीडर की तरफ से। तो आई ए रिचर्ड कहते हैं कि सिमिलर फीलिंग, यानी जो फीलिंग है एक रीडर की और एक पोएट की, वो दोनों की फीलिंग सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि हम किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी पोएट के उससे, किसी भी राइटर के उससे, किसी इंसिडेंट के उससे, जो भी हमने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किए हैं या हमने पढ़ा है, हम किसी भी एक्सपीरियंस को किसी भी वर्क के ऊपर अप्लाई कर दें, ये गलत होता है। एक ऑथर की जो फीलिंग है, जो वो अपने ऑर्डर से उम्मीद करता है, उनसे वो किसी चीज की जो है विश करता है, तो वो फीलिंग सेम होनी चाहिए रीडर की और उसके पोएट की।
जो थर्ड इम्पोर्टेंट उसने बात कही है वो है टोन, कि जो एक टोन है, जब कोई पोएट किसी पोएम को लिखता है, कोई ऑथर किसी वर्क को लिखता है, तो उसकी टोन कैसी है। कहते हैं कि पोइट एटीट्यूड, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कि जो पोएट का एटीट्यूड होता है, उसका जो लहजा होता है, बात करने का जो एक तरीका होता है, बात करने की जो उसकी टोन होती है, वो प्यार से बात कर रहा है, वो गुस्से से बात कर रहा है, वो अपनी लैंग्वेज को रोमांटिक बना रहा है, वो अपनी लैंग्वेज को डरावना बना रहा है, या वो अपनी लैंग्वेज को गुस्से वाली बना रहा है, तो ये सब आ जाते हैं टोन में। एक वर्ड अगर आप इसको याद रखना चाहें तो बिल्कुल आसान सा वर्ड है लहजा, यानी उसके बात करने का लहजा क्या है, उसका मैनर कैसा है बात करने का, तो वही आता है टोन में। यानी पोइट एटीट्यूड, पोइट का जो एक लहजा है, उसका जो एटीट्यूड है अपने रीडर को लेकर, वो टोन में आ जाता है। तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि पोइट की लैंग्वेज कैसी है, रोमांटिक लैंग्वेज है या हॉरर लैंग्वेज है, या फिर उसकी इस तरह से लैंग्वेज है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी पीस ऑफ आर्ट को पढ़ें। दूसरी बात इसमें कही जाती है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी हमारा जो पोएट है वो किस तरह से अपने वर्ड्स को अरेंज कर रहा है, किस तरह के उनमें फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज कर रहा है, किस तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से पहले वो किस तरह से, आखिर उसका ऑर्डर क्या है, उसका वर्ड सीक्वेंस क्या है, उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं कि उसका पोएम का जो एक स्ट्रक्चर है, लाइन का एक स्ट्रक्चर, पूरे ग्राफ का एक स्ट्रक्चर, जो भी वो स्ट्रक्चर यूज कर रहा है वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बना रहा है, अपनी पोएम का डिजाइन वो कैसे बना रहा है, ये इसमें देखा जाता है। तो दो चीज आ गई, सबसे पहले पोएट का लहजा क्या है अपने रीडर को लेकर, और दूसरा वो वर्ड्स को अरेंज कैसे करता है। जबकि हम अगर सेंस में देखें तो सेंस में सिलेक्शन ऑफ वर्ड आता है, यानी पोएट अपनी लैंग्वेज को मीनिंगफुल बनाने के लिए किस तरह के वर्ड सेलेक्ट करता है। सेंस में सिलेक्शन ऑफ वर्ड आएगा, और जबकि टोन में अरेंज, यानी यहाँ पर सेलेक्ट करेगा और यहाँ पर आकर उनको अरेंज करेगा। और जो फोर्थ इंपोर्टेंट इसका फंक्शन है लैंग्वेज का, वो है इंटेंशन। इंटेंशन में आई रिचर्ड ने बताया है एम ऑफ पोइट्री, यानी हम पोइट्री को लिख क्यों रहे हैं, उसका मकसद क्या है, उसका एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये आ जाता है इंटेंशन में। ठीक है, तो ये 4 फंक्शंस हैं लैंग्वेज के जो आई रिचर्ड ने प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में दिखाए हैं। काफी इंपोर्टेंट है और काफी इजी भी है। फर्स्ट सेंस, सेकंड फीलिंग, थर्ड टोन और फोर्थ इंटेंशन, ये ऑर्डर भी आपको याद रखना चाहिए। इसी वर्क में आई रिचर्ड ने नेक्स्ट बात की है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, के लैंग्वेज भी 2 तरह की होती है। तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आई रिचर्ड ने पूरी तरह से एक लैंग्वेज का जो फंक्शन है, उसके टाइप्स है, और लैंग्वेज किस तरह से होती है, किस तरह हम उसको लिखते हैं, किस तरह से वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, किस तरह से वर्ड्स को अरेंज करते हैं, और हमारा क्या एम होता है, ये सारी चीजें उसने प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में दिखाई है। आई रिचर्ड ने कहा है कि लैंग्वेज 2 प्रकार की होती है। पहला उसने कहा पोएटिक लैंग्वेज, और सेकंड उसने कहा साइंटिफिक लैंग्वेज। पोएटिक लैंग्वेज आप समझ रहे हैं, जहां पर हम पोएम का जो हम पोएम वगैरह लिखते हैं, जिस लैंग्वेज में पोएम लिखी जाती है उसको बोलते हैं पोएटिक लैंग्वेज। पोएटिक लैंग्वेज में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है इमोशन, यानी पोएटिक लैंग्वेज के द्वारा ही हम किसी के इमोशंस को जागृत कर देते हैं और किसी के अंदर अपने जज्बात को डालने की कोशिश करते हैं, अपने एहसासात को, अपने फीलिंग को, अपने इमोशंस को जब हमें किसी दूसरे के माइंड तक, उसके दिल तक पहुंचानी होती है, तो पोएटिक लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो इस काम के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आप किसी से नॉर्मली बात करते रहें तो शायद उसका इतना फर्क उस पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप अपनी बात को शायरी के रूप में कहेंगे तो उसके दिल पर, उसके दिमाग पर हमारी बात का बहुत ज्यादा असर हो सकता है। तो पोएटिक लैंग्वेज का जो यूज होता है वो होता है पोएट्री के लिए और किसी के इमोशंस को जगाने के लिए, किसी की फीलिंग को जगाने के लिए हम पोएटिक लैंग्वेज का यूज करते हैं। यहाँ पर जितने भी इमेजिनेशन है, जितने भी हमारे काल्पनिक कथाएं हैं, हमारी कल्पनाएं हैं,
उनके अंदर पोएटिक लैंग्वेज का यूज किया जाता है। यहाँ पर बात सच हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पोएटिक लैंग्वेज में हम इमोशंस जगाते हैं, चाहे वो झूठ शब्दों के साथ में जगाने की कोशिश करें, ये चाहे उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच लगाकर अपनी लैंग्वेज को खूबसूरत से खूबसूरत बनाकर हम इस लैंग्वेज को बना लेते हैं। इसकी अपोजिट हो जाती है साइंटिफिक लैंग्वेज। साइंटिफिक लैंग्वेज में इमोशन का कोई काम नहीं होता, इसमें आप बात करते हैं फैक्ट की, यानी जब आप बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहे होते हैं तब उसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज। इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आपकी बात को माने या ना माने, किसी को आपकी बात अच्छी लगे या ना लगे, यहाँ बात होती है ट्रूथ, सच्चाई की बात, जो रियलिटी है वहां पर बात की जाती है साइंटिफिक लैंग्वेज में। यानी जैसे कि आपका कानून है, कानून लिखा हुआ है, संविधान लिखा हुआ है, उसमें जो धाराएं हैं उसकी धाराएं कैसी हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज है, वहां पर लॉजिक है, वहां पर किसी तरह के इमोशंस नहीं है, बल्कि वहां पर लॉजिक है, आपको अच्छा लगे ना लगे आप पर ये धाराएं हैं। आप जब संविधान को पढ़ेंगे तो उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं हो सकता कि आप एक धारा पढ़े बोर हो जाए। इसी तरह साइंस की किताबें हैं, आप साइंस की किताबें पढ़ते हैं तो वहां पर भी कोई इमेजिनेशन नहीं होती है, आप उनको पढ़ते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट है आपको उसको उस तरीके से पढ़ना है, कोई फीलिंग नहीं, कोई इमोशंस नहीं, जो है वो है बस। तो पोएटिक लैंग्वेज यहाँ पर इमोशंस जो है डाल दिए जाते हैं तब वो पोएटिक लैंग्वेज बना लेते हैं हम, शायरी जिसमें होती है। और साइंटिफिक लैंग्वेज यहाँ पर जहाँ पर कोई इमोशन नहीं होते, कोई फीलिंग नहीं होती, और हकीकी लैंग्वेज यानी ये सच लैंग्वेज होती है, जो एक ट्रूथ लैंग्वेज होती है, एक रियल लैंग्वेज होती है, वो है साइंटिफिक लैंग्वेज। और जो बनावटी जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है वो है पोएटिक लैंग्वेज। इसके अलावा आइए रिचर्ड्स ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा है इसके अंदर, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर, उसने नाम दिया है सिमेंटिक ट्रायंगल। सिमेंटिक बोलते हैं मीनिंग को, यानी जब हमारा मीनिंग किस तरह से निकलते हैं या हमारा माइंड जो है किसी वर्ड के लिए किस तरह से काम करता है उसको बोलते हैं सिमेंटिक ट्रायंगल। ट्रायंगल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक पूरा ट्रायंगल है, यानी त्रिकोण है, तो उसी को ट्रायंगल बोला। और सिमेंटिक इसलिए बोला कि जब हम कोई वर्ड सुनते हैं या हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसका हमारे माइंड से क्या रिलेशन होता है, क्या कनेक्शन है किसी वर्ड के बीच में और उसके मीनिंग के बीच में, ये सारी बातें उसने इसमें बताई हैं। आइए रिचर्ड कहते हैं वर्ड्स हैव नो मीनिंग इन इटसेल्फ, कि वर्ड का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। आप कोई वर्ड देखें, आप कोई वर्ड बोले या कोई वर्ड सुने और आपको उसके मीनिंग का नहीं पता तो आप उसको नहीं समझ सकते। ये कह रहे हैं वर्ड का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, किसी भी लैंग्वेज का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। तो फिर होता क्या है, कह रहे हैं दीज आर पीपल, के केवल ये लोग होते हैं वो गिव दैम मीनिंग, जो किसी भी वर्ड को मीनिंग देते हैं। लैंग्वेज का अपने आप में मीनिंग नहीं होता, बल्कि इंसान किसी वर्ड को मीनिंग देते हैं। ये कह रहे हैं क्योंकि एक सिंगल वर्ड कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं रखता, एक वर्ड भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका केवल एक मीनिंग हो। आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप ले लें डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, कुत्ता एक जानवर भी होता है और आप किसी इंसान को भी कुत्ता बोल देते हैं। आपके पास वर्ड है एस मीन्स गधा, गधा जानवर भी होता है, आप किसी इंसान को गधा बोल देते हैं। हाथी, हाथी इंसान भी होता है, जानवर को भी आप जानवर होता है, इंसान को भी आप हाथी बोल रहे होते हैं। यानी किसी भी वर्ड का कोई एक फिक्स मीनिंग नहीं होता। आप बोलते हैं राजा, अब राजा इंसान भी होता है, जंगल के राजा शेर होते हैं, तो ये अलग अलग है। तो किसी भी वर्ड का कोई एक डेफिनेट मीनिंग नहीं होता, बल्कि इट चेंज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, यानी हालात के अनुसार, हालात के अनुसार किसी भी वर्ड के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो आई रिचर्ड कहते हैं कि वर्ड के अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होते, बल्कि इंसान ही किसी वर्ड को मीनिंग देते हैं, और दुनिया का एक सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं है जो डेफिनेट मीनिंग रखता हो, और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, हालात के अनुसार उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप एक वर्ड ले लें लव, आप प्यार की बात करें, लव लें, आप अगर लव की डेफिनेशन किसी से पूछेंगे, आप किसी से पूछे लव क्या है, तो कोई कहेगा कि लव जो हम अपनी माँ से करते हैं वो लव है, कोई कहेगा नहीं
जो मैं अपने कुत्ते से करता हूँ वो लव है। कोई कहेगा नहीं, जो मैं अपने फादर से करता हूँ वो लव है। कोई कहेगा जो मैं अपने सिस्टर से करता हूँ वो लव है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि किसी भी वर्ड का कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं होता है, एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं सारे वर्ड के। और पहली बात तो उनके मीनिंग होते नहीं है, इंसान जैसा उनको यूज करते हैं उनके मीनिंग ऐसे निकल जाते हैं। इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, यानी जैसे हालात रहते हैं उन हालात के अनुसार ही उन वर्ड के मीनिंग लिए जाते हैं। अब इतना आपने समझ लिया है, अब थोड़ा सा हम ट्राइंगल को समझते हैं। उसने ट्राइंगल बनाया और उसके ऊपर उसने लिखा रेफरेंस, इधर लिखा रेफरेंट और इधर लिखा उसने सिंबल। रेफरेंस में उसने कहा सब्जेक्ट और थॉट, यानी जो भी कुछ सब्जेक्ट होता है हम उसको बोलते हैं रेफरेंस। ठीक है, इसके अलावा रेफरेंट जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बोले तो कोई चीज या कोई वस्तु, हम उसको रेफरेंट बोलते हैं। और सिंबल जो भी साइन होता है, जो भी उस चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है सिंबल। अब देखें फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर एक वर्ड लिखता हूं ROSE रोज, जब मैं यहां पर रोज लिखूंगा तो रोज एक साइन है, रोज एक कोड है। क्या है, लैंग्वेज एक कोड की तरह काम करती है ना, तो रोज एक कोड की तरह काम कर रहा है, एक साइन की तरह काम कर रहा है। इसकी कोई मीनिंग नहीं है, रोज की कोई मीनिंग नहीं है। अगर मुझे ना पता हो कि इसकी मीनिंग, कभी मैंने रोज नाम ना सुना हो या मैंने रोज कहीं ना देखा हो, तो रोज की मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं है। तो आई रिचर्ड कहते हैं कि सिंबल में हम क्या लिखते हैं, एक वर्ड को लिख देते हैं। सिंबल में एक वर्ड लिखा जाता है, उसकी मीनिंग का हमें कुछ भी पता नहीं होता। तो यहाँ पर रोज लिखा गया, अगर मैंने रोज कभी नहीं देखा तो मैं इसकी एक्चुअल मीनिंग कभी नहीं निकाल सकता। लेकिन कहते हैं कि रोज का जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपने पढ़ा है सिग्निफायर और सिग्निफाइड, वहां भी आपने इस तरह का देखा था। तो कह रहे हैं कि रोज का जो ऑब्जेक्ट होता है, इसका जो सिग्निफाइड होता है वो होता है फ्लावर। यानी आपने एक रोज लिखा, अब रोज थोड़ी फूल है, फूल तो एक अलग चीज है, आपने उसका एक साइन बना रखा है ROSE रोज, और आप उसको मिलाकर रोज को जब आप बोलते हैं तो उसका मतलब आप क्या ले लेते हैं, फ्लावर। सिग्निफाइड माने मीनिंग, आप उसकी जो मीनिंग निकाले, आप उसका जो कोई वस्तु होती है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। रेफरेंट उन चीजों को बोल रहे हैं यहाँ पर, सिग्निफाइड जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से उसको टच कर सकते हैं, वो सब चीजें ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला बुक, BOOK बुक, तो बुक क्या है, बुक तो एक हो गया साइन, एक कोड हो गया। लेकिन बुक से हम किस चीज को पहचानते हैं, एक किताब के रूप में, इंग्लिश की किताब, हिंदी की किताब, जो किताब हम अपने बैग में रखते हैं वो सब चीजें हो जाएंगी इसकी ऑब्जेक्ट। तो ये दो वर्ड समझ में आ गए होंगे मुझे लगता है आपको, कि सिंबल साइन को बोलते हैं और साइन बोलते हैं लैंग्वेज को। यानी जो भी आप वर्ड लिखते हैं, CAT कैट, आपने केवल कैट लिखा, तो ये कैट केवल एक वर्ड ही तो है, कोई जानवर थोड़ा। ये कैट वर्ड अलग है और उसका जानवर एक अलग चीज है। तो कैट, अगर आपने केवल कैट लिखा है, जो लिखा हुआ है वो केवल एक साइन होता है, एक सिंबल होता है। लेकिन जो उस वर्ड का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो बिल्ली आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, एक जानवर जब आप देखते हैं तो वो होता है ऑब्जेक्ट, ये आप उसको बोलते हैं रेफरेंट। ठीक है, तो ये वर्ड मुझे लग रहा है आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं ऊपर रेफरेंस पे। ये कह रहे हैं जब कोई इंसान ये रोज बोल रहा है तो ये रोज कहाँ जाएगा, इसके माइंड में जाएगा। थॉट यानी वो उसको लेकर क्या सोचता है। अब ये भी जरूरी है, ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे को रिलेट करेंगी, तभी हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। किसी इंसान ने बोला रोज, अब रोज उसने कुछ देखा ही नहीं रोज, तो उसका माइंड प्रोसेस उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके माइंड में कोई भी सब्जेक्ट नहीं जाएगा, तो फिर वो कैसे समझ ले कि वो वाकई कोई फ्लावर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ी सी अरबी जानता हूँ, मैं आपसे बात करूँ कल्ब, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया एक वर्ड कल्ब, ठीक है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, आप शायद इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मैं यहाँ पर वर्ड लिखता हूँ कल्ब, मैंने यहाँ पर कल्ब लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि इस कल्ब के माने बताओ क्या है,
अब ये क्या है मेरे लिए, ये कल्ब है मेरे लिए एक साइन या सिंबल। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे इसके मीनिंग बताओ, तो अब आप मुझे इसके मीनिंग कैसे बताओगे? आपने तो ये वर्ड कभी साइन आपने देखा ही नहीं, आपने ये वर्ड कभी पढ़ा ही नहीं, आपने सिंबल कभी देखा ही नहीं, ये कोड आपने कभी नहीं देखा। तो आपका जो माइंड है ये इस वर्ड को कैसे विचार करेगा, कैसे इस बात पर सोचेगा कि ये नाम किस चीज़ का कोड है, ये वर्ड क्या बताना चाहता है। तो आप इसको आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए आप यहाँ पर नहीं जा सकते, आप इसका मीनिंग भी नहीं निकाल सकते, इस नाम का कोई जो ऑब्जेक्ट है वो आप नहीं दे सकते। तो आई रिचर्ड ने कहा, अब मैं बताता हूँ, कल्ब मीन्स होता है कुत्ता, कल्ब मीन्स डॉग, जो एक डॉग होता है उसको बोलते हैं कल्ब। अब आपका जो माइंड है वो काम करने लगा है, अब आपके माइंड ने कहा कि डॉग, अब आपके माइंड में ये जो साइन है ये कहाँ जाएगा, आपके यहाँ जाएगा, आपके माइंड में, यानी ये रेफरेंस बनेगा, आपके माइंड में डॉग जाएगा और उसके बाद में ये आपको एक मीनिंग निकाल कर देगा जो कि है कुत्ता। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, यानी जो साइन होते हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक लाइट पर जा रहे हैं, आपको पता है कि रेड लाइट का क्या मतलब, आपको पता है ग्रीन का क्या मतलब, आपको पता है येलो का क्या मतलब है, लेकिन मान लो वहां पर लाइट जली हुई है सफेद कलर की लाइट जली हुई है, तो अब आपको उस साइन का ही नहीं पता है। आपको जब व्हाइट लाइट जली हुई है कहीं पर, आपको उस व्हाइट लाइट का साइन पता ही नहीं कि वो व्हाइट क्यों जल रही है। तो आपका जो माइंड है, अब आपका माइंड तो नहीं समझ रहा कि भाई ये लाइट व्हाइट वाली क्यों जल रही है। तो जब आपको यही नहीं पता तो फिर आप उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। आई रिचर्ड ये समझाना चाहता था कि जो साइन हम यूज़ कर रहे हैं कम से कम हमें उनके बारे में पता हो, कुछ सब्जेक्टिविटी हमारे अंदर हो, हमारे अंदर कुछ आइडियाज़ हो, तभी हम यहाँ तक जाएंगे, ये मीनिंग हम तभी निकाल पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद आपका।